लोक प्रशासन में हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में समाज विज्ञान का ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें व्यवहारवाद ने प्रभावित नहीं किया हो। व्यवहारवाद दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण या उपगम जिसके माध्यम से मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एज ए होल सोसाइटी में व्यक्ति का और व्यक्ति समूह का जो अध्ययन है वह व्यवहारवाद दृष्टिकोण कहलाता है। लोक प्रशासन में अंततः व्यक्तियों का या व्यक्ति समूह के रूप में जो कार्यकलाप होते हैं उस आधार पर हमने मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया। उस मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हमने पाया कि प्रशासन का जो क्षेत्र है मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग मिस फॉलेट ने प्रारंभ किया, जिसने औद्योगिक समस्याओं का समाधान के लिए औद्योगिक मनोविज्ञान में व्यक्ति और समूह की जो इच्छाएं हैं, उनके पूर्वाग्रह या नैतिक मूल्य हैं, वो प्रशासन के भीतर किस प्रकार उनके व्यवहार को प्रभावित किए बिना नहीं रहते या उनके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इस पद्धति में मुख्य तत्व ये है कि मानव व्यवहार प्रशासन है वो मानव व्यवहार से संबंधित है, अतः मनोविज्ञान द्वारा उसे अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है। प्रशासन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रशासन व्यक्ति और व्यक्ति समूह की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के कारण प्रशासन के अंदर अनौपचारिक संबंध और संगठन प्रकट होते हैं और मनोवैज्ञानिक आधार पर उन समस्याओं का समाधान व्यक्तियों की इच्छाएं, उनकी मनोविज्ञान और उनका कार्य करने की जो इच्छाएं हैं या उनके कार्य करने की जो पद्धति है उसका अध्ययन किए बिना नहीं रह सकते हम। उनके अध्ययन किए बिना हम सार तत्व या जो निष्कर्ष है वो नहीं पूछ सकते हम। इसलिए मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना प्रशासनिक और तार्किक समस्याओं के लिए आवश्यक है। इसलिए हमने दूसरी पद्धति का आज आरंभ करते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण में या उपगम में केस पद्धति। इस पद्धति का विकास अमेरिका में हुआ। शासकीय दृष्टि से प्रत्येक समस्या या इससे संबंधित निर्णय एक प्रकरण या केस है या विषय वस्तु है। समस्या का अध्ययन करने के लिए प्रकरण की परिस्थितियों व निर्णय की प्रक्रियाओं का तार्किक अध्ययन किया जाता है। जिस केस पद्धति में एक विषय लेकर उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं, एक प्रकरण या कोई मामला, उसकी परिस्थितियों व निर्णय की प्रक्रियाओं का तार्किक अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात परिणामों के आधार पर निष्कर्षों की कसौटी पर कसा जाता है। जो विषय है उसकी प्रतिक्रियाओं का तार्किक अध्ययन किया जाता है, उसके पश्चात परिणामों का आधार पर निष्कर्षों की कसौटी पर कसा जाता है। इस पद्धति के समर्थकों का मानना है इस पद्धति का प्रयोग किया जाए तो हम न्याय प्रशासन की भांति लोक प्रशासन के संबंध में भी ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित कर सकते हैं जिनका प्रयोग हम सफलता के साथ लोक प्रशासन की बहुत सी समस्याओं को सुलझाने के लिए कर सकते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर विश्वविद्यालय मामला कार्यक्रम में किया गया है। इसमें अनुसंधान किए गए 20 मामलों या 20 प्रकरणों में का प्रकाशन हेराल्ड स्टाइट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से किया गया। भारत में भी IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भारत का लोक प्रशासन संस्थान जो 1960 के पश्चात इस प्रकार के कई प्रशासनिक मामलों का अध्ययन प्रकाशित कर रहा है। मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भी त्रैमासिक पत्रिका प्रशासन में इस प्रकार के नए नए अनुसंधान प्रकाशित करने लगी है। और राजस्थान में भी हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान रीपा ने भी प्रशासनिका नामक ग्रंथ से या प्रशासनिका नामक पत्रिका के माध्यम से छमाही में एक पत्रिका निकालता है जिसके अध्ययन पर अनुसंधान और अध्ययन है वो प्रकाशित करने लगा है। किंतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण प्रकरण अध्ययन कठिन है। हालांकि अब ये केस स्टडी काफ़ी अच्छी होने लगी है और
हम केस स्टडी के माध्यम से, चाहे IIPA का इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का प्रशासन हो, या रीपा का प्रशासनिका हो, इसमें विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान परक लेख प्रकाशित किए जाने लगे हैं, और इन प्रकाशित लेखों में अनेक समस्याओं के समाधान हैं और समाधान किए जाते हैं और सुझाव दिए जाते हैं कि इस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उसकी जो जटिलता के कारण ये पद्धति कठिन जरूर है, परंतु अगर हम सही तरीके से सही तथ्यों के आधार पर, तार्किकता के आधार पर हम अध्ययन करेंगे तो अनेक समस्याओं का निदान किया जा सकता है। तीसरी पद्धति है सांख्यिकी परिमाण पद्धति। इस पद्धति का रिडले और साइमन ने विशेष समर्थन किया है। इसे परिमाणात्मक मापक पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आधार आंकड़े, तथ्य, ज्ञान, सांख्यिकी है। प्राय यह कहा जाता है किसी भी क्षेत्र में सच्चे वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें तथ्यों, परिणामों के सांख्यिकी परिमाप की किस सीमा तक गुंजाइश है। यानी हम किसी भी विषय को तथ्यात्मक आधार पर या तार्किक आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, इस परिमाणात्मक पद्धति के आधार पर ही कह सकते हैं कि उसके आंकड़े, तथ्य, ज्ञान व सांख्यिकी जो है वह उसमें तथ्यों, परिणामों और सांख्यिकी परिमाप की उसमें कितनी गुंजाइश है। डेटा और रिजल्ट और उसका निष्कर्ष में सांख्यिकी परिमाप है, उसका प्रयोग किस सीमा तक गुंजाइश है। इसलिए लोक प्रशासन मूलतः एक सामाजिक विज्ञान का विषय है जिसमें गुणात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। स्टिर का मानना है कि परिमाप योजना तैयार करने में बहुत अधिक शोध और विस्तृत मनन की आवश्यकता होती है। जैसा कि स्टिर ने कहा है कि परिमाप योजना तैयार करने में बहुत अधिक शोध और विस्तृत मनन की आवश्यकता होगी, किंतु इस आधार पर सांख्यिकी जो परिमाण पद्धति है उसमें 100% 100% सही आंकड़ों के आधार पर अगर हमने अध्ययन किया, आंकड़े और तथ्य और सांख्यिकी का अगर प्रयोग करके हमने, तो उस आधार पर 100% जो अनुसंधान आएगा वो सत्यता की ओर होगा, विज्ञान की ओर होगा और वैज्ञानिक तथ्यात्मक आधार पे होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में जो सांख्यिकी परिमाप पद्धति है उसका भी प्रयोग किए जाने लगा है और इसमें बहुत अधिक शोध और विस्तृत मनन की भी आवश्यकता है, इसका प्रयोग अधिक से अधिक होने लगता है ताकि हम विज्ञान के ज़्यादा से ज़्यादा समीप हो सके। चौथी पद्धति है पारिस्थितिकी पद्धति। इस पद्धति के विचारक इस बात पर बल देते हैं कि प्रशासन और उससे संबंधित सब समस्याओं का अध्ययन है वो संबंधित व्यक्तियों और उसके परिवेश के संदर्भ में है। जैसा कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का प्रारंभ है, वो पारिस्थितिकी एक वनस्पति शास्त्र का विषय है। किसी भी पेड़ पौधे के लिए जल, वायु, प्रकाश, खाद्य सामग्री इत्यादि उस वृक्ष को बनने में लगते हैं। उसी प्रकार लोक प्रशासन भी अनेक तत्वों से प्रभावित होता है, राजनीतिक तत्वों से, आर्थिक तत्वों से, भौगोलिक तत्वों से, सांस्कृतिक तत्वों से, सामाजिक तत्वों से, सांस्कृतिक तत्वों से। इसलिए व्यक्ति का जो व्यवहार है वो उन पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के अध्ययन पर अगर अध्ययन किया जाए तो हम ज़्यादा अधिक समस्या के नज़दीक पहुंच सकते हैं। इसलिए इस पद्धति के जो विचारक हैं इस बात पर बल देते हैं कि प्रशासन और उससे संबंधित जो समस्याओं का अध्ययन है संबंधित व्यक्तियों और उनके परिवेश के संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। व्यक्तियों और परिवेश की भिन्नता के कारण समान प्रशासकीय स्थिति में भी समान प्रशासकीय कार्रवाई एक जैसा परिणाम नहीं दे सकती। यानी व्यक्ति और परिवेश की भिन्नता के कारण हम इंग्लैंड का अध्ययन करेंगे, वहाँ का परिवेश अलग है, भारत का परिवेश अलग है, तो हम दोनों की संसदीय शासन व्यवस्था है, उसके बावजूद भी परिणाम अलग आ सकते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है व्यक्तियों की परिवेश की भिन्नता के कारण, व्यक्तियों और परिवेश की भिन्नता के कारण समान प्रशासकीय स्थिति में भी समान प्रशासकीय
कार्यवाही, जो प्रशासकीय कार्यवाही है, वो एक जैसा परिणाम नहीं दे सकती। जेम गॉस, रॉबर्ट डहाल, रॉबर्ट ए मार्टन ने इस दृष्टिकोण का शुभारंभ किया, परंतु फ्रेड रिग्स ने, जो थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्र हैं, जो तृतीय विश्व के राष्ट्र हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो कहीं ना कहीं किसी देश, किसी भी कोई भी ये जो थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्र हैं किसी समय किसी औपनिवेशिक राष्ट्र रहे हैं और उनमें एक जैसी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, और इन देशों का जो प्रशासनिक अध्ययन किया गया, इन देशों में फ्रेडरिक्स ने पाया, जो तृतीय विश्व के राष्ट्र हैं, इनमें एक जैसी समस्या है और उन्होंने साला मॉडल के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया। तो अतः फ्रेडरिक्स ने इस दृष्टिकोण के प्रति महत्वपूर्ण योगदान भी दिया और विकासशील देशों की जो प्रशासकीय व्यवस्थाएं हैं के अपने अध्ययन में रिग्स ने एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में साला मॉडल प्रस्तुत किया और जिसके माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि यहाँ की जो प्रशासनिक और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा संचार कारकों के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया। यानी पारिस्थितिकी जो दृष्टिकोण है वह उस पर्यावरण, लोक प्रशासन के जो पर्यावरण है वो किस तरह से पारिस्थितिकी उसको प्रभावित करती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक तथा भौगोलिक। इन परिवेश के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसलिए इनका ये मानना है कि इन विकासशील देशों में जो प्रशासनिक व्यवस्था के अपने अध्ययन हैं उनमें एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक तथा संचार कारकों के बीच संबंधों का जो विश्लेषण किया उससे ये सिद्ध होता है कि इन देशों में एक जैसी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, भाई भतीजावाद, गरीबी, और कहीं ना कहीं व्यक्ति उनसे प्रभावित भी रहता है। इस प्रकार से व्यवहारवादी दृष्टिकोण की जो पद्धतियां हैं वह, जैसा कि पहला मनोवैज्ञानिक पद्धति, दूसरी केस पद्धति, तीसरा सांख्यिकी परिमाण पद्धति, तीसरी, चौथी पारिस्थितिकी पद्धति, और इस व्यवहारवादी जो अध्ययन है उसमें उस व्यवहारवाद की आंधी में सभी विषयों में कहीं कहीं अलग से प्रयोग किए जाने लगा और उस व्यवहारवाद की आंधी में ऐसा कोई सोशल साइंस का कोई विषय नहीं बचा, उल्टा साइंस भी उस व्यवहारवाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। इसलिए व्यवहारवाद के दृष्टिकोण ने सोशल साइंस के लगभग सभी विषयों को प्रभावित किया और उन्होंने अपने विषय की जो अलग शाखा के रूप में या अलग अध्ययन के रूप में अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक जो संबंध बने, उसे नए प्रशासन की ओर व्यावहारिक अध्ययन किया जाने लगा, मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाना। अब तक औपचारिक थे, हम औपचारिक व्यक्ति को मशीन मानकर काम करते थे, किंतु ओथोन प्रयोग ने सिद्ध किया कि व्यक्ति मानव मशीन नहीं है, उसकी खुद की इच्छाएं हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, किंतु व्यवस्था दृष्टिकोण है, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण। इसमें एक सिस्टम को केंद्र मानकर अध्ययन किया जाता है। ये एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे की जो कमी है उसको पूरा करने में सहायक होते हैं, और ये सभी पद्धति या दृष्टिकोण उपयोगी हैं। और व्यवस्थावादी अंदर प्रशासनिक व्यवस्था में जो अंदर के तत्व हैं और बाहरी सामाजिक परिवेश है, उस व्यवस्था में इनपुट और आउटपुट, संगठन में बाहरी जिन लोगों का क्लाइंट हैं या जो व्यक्ति हैं वो क्या सोचते हैं, वो आउटपुट आता है, और प्रशासनिक व्यवस्था में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो इनपुट है। तो आउटपुट और इनपुट, इनका अध्ययन करते हुए उस व्यवस्थावादी दृष्टिकोण में जो समग्र अध्ययन आएगा या समग्रता आएगी, उसमें एक परिणाम आएगा। उस आधार पर व्यवस्थावादी दृष्टिकोण क्या सोचता है या व्यवस्था दृष्टिकोण क्या है, यानी व्यक्ति कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनकी अपनी इनपुट है, वो अपने क्या करेंगे, वो किस तरह से परेशान होते हैं या उनको किस तरह की स्थिति चाहिए, और एक बाहरी व्यक्ति जिनका काम पड़ता है आउटपुट वो देंगे।
तो इन इनपुट और आउटपुट के आधार पर जो अध्ययन आएगा उसको व्यवस्थावादी दृष्टिकोण कहते हैं। किंतु ये सभी पद्धतियाँ और दृष्टिकोण उपयोगी हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, और सभी औपचारिक दृष्टिकोण हो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो, चाहे परंपरावादी शास्त्रीय दृष्टिकोण हो, व्यवहारवादी हो या व्यवस्थावादी दृष्टिकोण, एक दूसरे के पूरक हैं और सभी पद्धति और दृष्टिकोण उपयोगी हैं, एक दूसरे की भूलों को सुधारते हुए और इसमें कमियों को दूर करते हैं। मूलतः परंपरागत पद्धति ही रहती है और वैज्ञानिक पद्धति और प्रविधि अपनाने पर वैज्ञानिक परिशुद्धता आती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवस्थावादी दृष्टिकोण विज्ञान की ओर ज़्यादा बढ़ाता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, औपचारिक दृष्टिकोण, परंपरावादी शास्त्रीय दृष्टिकोण है। तो ये सभी दृष्टिकोण या उपागम हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इसलिए मानवीय व्यवहार का अध्ययन, जहाँ हम औपचारिकता के आधार पर व्यक्ति को मशीन मानकर अध्ययन करते थे, ऑथोन प्रयोग ने सिद्ध किया है व्यक्ति अपनी इच्छाएं हैं, व्यवहार उसका प्रभावित होता है परिस्थितियों से या पर्यावरण से उसका प्रभावित होता है, तो उन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन पर जोर दिया गया। फिर व्यवस्थावादी दृष्टिकोण ने एक सिस्टम को केंद्र मानते हुए, केंद्र बिंदु मानते हुए इनपुट आउटपुट का अध्ययन किया गया। उसके आधार पर वो किस तरह से अंदर के कर्मचारी इनपुट और बाहर के जो व्यक्ति हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनके बारे में, कार्यालय के बारे में या संगठन के बारे में क्या चर्चाएं हैं या वो उनका फीडबैक क्या देते हैं, वो आउटपुट है। इस आधार पर व्यवस्थावादी दृष्टिकोण भी इन अध्ययनों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है। इसलिए एक दूसरे की कमी को पूरा करते हुए ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए लोक प्रशासन के अध्ययन के जो दृष्टिकोण है उसको आगे बढ़ाया है। तो लोक प्रशासन दृष्टिकोण ऐतिहासिक आधार पर अध्ययन करना है तो उसको परंपरा शास्त्रीय दृष्टिकोण पर अध्ययन करना होगा। केस पद्धति और सांख्यिकी पद्धति पर आधारित व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, और व्यवस्था को केंद्र बिंदु मानते हुए अध्ययन करना तो व्यवस्थावादी दृष्टिकोण। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और सहायक हैं एक दूसरे की कमी को पूरा करके। तो इसलिए किन पद्धति के आधार पर कौन सा विषय लेकर किस पद्धति के आधार पर अध्ययन किया जाता है, तो लोक प्रशासन के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, चाहे वो शास्त्रीय दृष्टिकोण हो, चाहे व्यवहारवादी दृष्टिकोण हो, चाहे व्यवस्थावादी दृष्टिकोण, इन अध्ययन के आधार पर हम लोक प्रशासन का अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैप्टर पूरा हुआ। थैंक यू।